हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 12 के बच्चों के लिए वीडियो लेकर आया हूं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर से। आज के वीडियो में प्यारे बच्चों हमारा 3 पॉइंट पर डिस्कशन होगा। एक तो यूजेज ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, जो कि आप बहुत कम जानते हो और इस पर क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में। पोटेशियम परमैंगनेट का यूजेज है, अभी तक आप इतना ही जानते हो कि केवल पोटेशियम परमैंगनेट का यूज वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में किया जाता है, टाइट्रेशन किया जाता है, लेकिन और इसके यूजेज हैं, बड़ी गहराई से पढ़ना है। और इसी में हमें परमैंगनेट आयन का स्ट्रक्चर, जो कि टेट्राहेड्रल होता है, परमैंगनेट आयन, उसके बारे में हमें डिस्कशन करना है। और मैंगनीज sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। ध्यान दीजिए, परमैंगनेट आयन का स्ट्रक्चर जिसमें मैंगनीज sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात होगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। तो पहली बात है यूजेज ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, दूसरी बात है स्ट्रक्चर ऑफ परमैंगनेट आयन, तीसरी बात इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये 3 बातें इस वीडियो में रहेंगी प्यारे बच्चों, जो कि आपको भरपूर मटेरियल जो है मिलते हैं। इसके बाद जो है हम चलेंगे, अगला वीडियो जो आपके पास आपके लिए ले आएंगे लैंथेनाइड एक्टिनाइड का। ठीक है, लैंथेनाइड एक्टिनाइड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लैंथेनाइड कंट्रैक्शन, एक्टिनाइड कंट्रैक्शन खूब पूछा जाता है, जिसका हम बाद में चर्चा करेंगे। बहरहाल आज इतना ही। ठीक है, तो चलते हैं प्यारे बच्चों। हाँ, तो प्यारे बच्चों, ये लेक्चर नंबर 23 है। लेक्चर नंबर 23 डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर का नाम है यूजेज ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। अब आप कॉपी कलम लेकर इत्मीनान से बैठ जाइए, मन लगा के केयरफुल्ली टेक योर कॉपी एंड पेन एंड नोट केयरफुल्ली पॉइंट वाइज पॉइंट। कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्यारे बच्चों। देखिए, पहला पॉइंट है पोटेशियम परमैंगनेट मीन्स KMnO4 इज ऑफन यूज्ड इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस मीन्स टाइट्रेशन की बात की जा रही है। पोटेशियम परमैंगनेट इज ऑफन यूज्ड इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस फॉर द एस्टिमेशन ऑफ फेरस साल्ट, ऑक्जेलेट, आयोडाइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो प्यारे बच्चों, आपको फेरस, आप जो आपके 12th क्लास में है, फेरस साल्ट मोहर साल्ट से और ऑक्जेलिक एसिड से ऑक्जेलेट का हम एस्टिमेशन करते हैं। ठीक है। हाउएवर इट इज नॉट अ प्राइमरी स्टैंडर्ड, यह एक प्राइमरी स्टैंडर्ड नहीं है। क्योंकि बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू ऑब्टेन इट इन प्योर स्टेट। दरअसल प्यारे बच्चों, ये प्राइमरी स्टैंडर्ड नहीं है, क्योंकि इसको प्योर स्टेट में पाना बड़ा डिफिकल्ट है। एंड फ्री फ्रॉम ट्रेसेज ऑफ MnO2, इसमें जो है फ्री फ्रॉम ट्रेसेज ऑफ MnO2, क्योंकि MnO2 की कुछ ट्रेसेज होते हैं, कुछ मात्राएं जो है। इट इज देयर फॉर ऑलवेज फर्स्ट स्टैंडर्ड विद स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। तो प्यारे बच्चों, ये एक ऑक्जेलिक एसिड के लिए फर्स्ट स्टैंडर्ड है। ऑक्जेलिक एसिड के लिए फर्स्ट स्टैंडर्ड है, ऑक्जेलिक एसिड के लिए। तो आप इसको नोट कर लें। अगला कुछ पॉइंट नोट करके बताया जा रहा है कि रिमेंबर दैट वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन इन्वॉल्विंग पोटेशियम परमैंगनेट आर कैरिड आउट ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ये खूब वाइवा में प्रचलित है भाई, ये खूब वाइवा में फेमस है कि जब पोटेशियम परमैंगनेट से हम टाइट्रेशन करते हैं तो उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं कि कंसनट्रेटेड। तो प्यारे बच्चों, डाइल्यूट H2SO4 यूज किया जाता है। ध्यान दीजिए, और कोई एसिड नहीं, और कोई दूसरी एसिड नहीं। सल्फ्यूरिक एसिड वो भी डाइल्यूट यूज किया जाता है, बट नॉट इन द प्रेजेंस ऑफ HCl का यूज नहीं किया जाता है। नाइट्रिक एसिड का यूज नहीं किया जाता है टाइट्रेशन में। HCl इज नॉट यूज्ड, नाइट्रिक एसिड इज नॉट यूज्ड, ओनली डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड विथ पोटेशियम परमैंगनेट इन द टाइट्रेशन। एंड दिस इज, ऐसा क्यों बताया जा रहा है? दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम पोटेशियम परमैंगनेट plus dilute sulfuric acid
इज यूज्ड ओनली फॉर द ऑक्सीडाइजिंग द रिड्यूसिंग एजेंट। जो रिड्यूसिंग एजेंट है, चाहे ऑक्जेलिक एसिड हो, चाहे मोहर साल्ट हो, तो जो पोटेशियम परमैंगनेट्स और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन के बाद, अभी पहले आपने देखा है कि ऑक्सीजन मिलता है, ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन कहाँ जाता है? वो ऑक्सीजन यूज हो जाता है जो है ऑक्सीडाइज करने के लिए रिड्यूसिंग एजेंट को, जो रिड्यूसिंग एजेंट है उसको ऑक्सीडाइज कर देता है। मोरिवर सल्फ्यूरिक एसिड डज नॉट गिव एनी ऑक्सीजन ऑफ इट्स ओन टू ऑक्सीडाइज द रिड्यूसिंग एजेंट। देखा जाए तो अब चूंकि पोटेशियम परमैंगनेट और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया जा रहा है, तो बच्चों को लगता है कि ऑक्सीजन आया कहाँ से, सल्फ्यूरिक एसिड से आया कि पोटेशियम परमैंगनेट से? तो सल्फ्यूरिक एसिड से नहीं आया है, पोटेशियम पर। मोरिवर द H2SO4 डज नॉट गिव एनी ऑक्सीजन इफ इट्स ओन ऑक्सीडाइज द रिड्यूसिंग एजेंट। इन केस HCl इज यूज्ड, अगर मान लीजिए कि हम टाइट्रेशन में HCl यूज कर लें, वाइवा में अगर पूछा जाता कि हम H2SO4 ही यूज करते हैं, HCl नहीं यूज करते, नाइट्रिक एसिड नहीं यूज करते, अगर मान लीजिए HCl हम यूज ही कर लें तो क्या होगा? तो उस पर देखिए, आपका अगर वाइवा क्रॉस क्वेश्चन टीचर कर लिया तो आप क्या आंसर देंगे? HCl इज यूज्ड द ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम केमेन-4 एंड HCl, तब पोटेशियम परमैंगनेट और HCl से ऑक्सीजन मिलेगा, लेकिन क्या हो जाता है, कहाँ यूज होता है भाई? इज पार्शियली यूज टू ऑक्सीडाइज HCl। तो वो ऑक्सीजन कुछ खुद HCl को ऑक्सीडाइज कर देगा, जो ऑक्सीजन मिला है खुद HCl को ऑक्सीडाइज कर देगा। बताइए, टू क्लोरीन में ऑक्सीडाइज कर देगा। एंड इन केस अगर मान लीजिए नाइट्रिक एसिड यूज करते हैं, क्या होगा? एंड इन केस नाइट्रिक एसिड यूज इट सेल्फ एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो भैया नाइट्रिक एसिड अगर यूज करते हैं तो नाइट्रिक एसिड तो खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और उधर पोटेशियम परमैंगनेट भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, दोनों है। एंड पार्शियली ऑक्सीडाइजेज द रिड्यूसिंग एजेंट, और रिड्यूसिंग एजेंट को थोड़ा रिड्यूस कर ऑक्सीडाइज कर पाता है, रिड्यूसिंग एजेंट को थोड़ा सा ऑक्सीडाइज कर पाता है। इसीलिए प्यारे बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड पोटेशियम परमैंगनेट के टाइट्रेशन के साथ नहीं यूज किए जाते हैं, केवल डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया जाता है, क्योंकि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और पोटेशियम परमैंगनेट से जो ऑक्सीजन रिएक्शन में मिलता है, वो ऑक्सीजन पूरी तरह से यूज हो जाता है रिड्यूसिंग एजेंट को ऑक्सीडाइज करने में, लेकिन HCl और नाइट्रिक एसिड यूज नहीं किया जाता। मैंने रीजन आपको बता दिया। नेक्स्ट पॉइंट, पोटेशियम परमैंगनेट इज यूज्ड एज ए स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आज पोटेशियम परमैंगनेट का यूज हम लोग स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में करते हैं इन द लेबोरेटरी में, एज वेल एज इन द इंडस्ट्रियों में। इट इज फेवरेट एंड इफेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये सबसे प्रिय और काफ़ी प्रभावकारी इफेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है यूज्ड इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड के सिंथेसिस में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट इज आल्सो यूज्ड फॉर टेस्टिंग द अनसैचुरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो प्यारे बच्चों, ऑर्गेनिक कंपाउंड में डबल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, उस डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के अनसैचुरेशन को पता करने के लिए अल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट का यूज किया जाता है। अब अल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट को कहते क्या है एक वर्ड में? बेयर्स रेजेंट, एंड इज नोन एज बेयर्स रेजेंट। अल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट को हम क्या कहते हैं? बेयर्स रेजेंट। ये खूब आपके टेस्ट में भी है, प्यारे बच्चों, जब आप अल्कीन एल्काइन का टेस्ट करते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट इज आल्सो वाइडली यूज्ड एज ए डिसइंफेक्टेंट एंड जर्मिसाइड। देखिए, बैक्टीरिया को, जर्म्स को मारने के लिए, खत्म करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट डिसइंफेक्टेंट के रूप में यूज किया जाता है। वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इज यूज्ड फॉर द वॉशिंग वाउंड्स एंड गार्गलिंग फॉर माउथ सोर। तो प्यारे बच्चों, पोटेशियम परमैंगनेट का काफ़ी डाइल्यूट सोल्यूशन जो घाव होते हैं, घाव वाउंड, उनको धोने में, उनको साफ करने में किया जाता है, और यहाँ तक कि माउथ सोर को गार्गलिंग करने में, साफ करने में किया जाता है। जो मुंह में शोर हो जाता है तो उसको भी साफ किया जाता है। इट इज आल्सो यूज्ड फॉर प्योरीफाइंग वाटर ऑफ द स्टिंकिंग वेल्स। प्यारे बच्चों, कभी कभी
कुएं के आसपास पेड़ होते हैं और उनकी पत्तियां झड़ करके कुएं में गिरती हैं। कुएं में काले काले कीड़े पड़ जाते हैं। कुआं का पानी पीने पर लोग बीमार पड़ जाते हैं। तो कुएं में एक लाल दवा डाली जाती है। गांव में लोग जानते हैं लाल दवा। लाल दवा क्या है? कुछ नहीं, यही पोटेशियम परमैंगनेट है। पोटेशियम परमैंगनेट को कुएं में डाल दिया जाता है। कुएं में, गांव में जो कुएं होते हैं, तो कीड़े उसमें से खत्म हो जाते हैं और पानी पोर्टेबल हो जाता है। वाटर बिकम्स पोर्टेबल, पानी पीने योग्य हो जाता है प्यारे बच्चों। आप इसको नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, आप इसको नोट करो प्यारे बच्चों। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, नोट करते जाइए। अच्छे अच्छे पॉइंट आ रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट आ रहे हैं अगले पॉइंट में। पोटेशियम परमैंगनेट इज स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो तो है ना। सो इट इज आल्सो यूज्ड फॉर ब्लीचिंग ऑफ वूल, कॉटन, सिल्क एंड अदर टेक्सटाइल फाइबर्स एंड आल्सो फॉर डिकलराइजेशन ऑफ द ऑयल्स। प्यारे बच्चों, एक वर्ड आया है ब्लीच। ब्लीच माने रंग उड़ाना, यहाँ पर लिखा हुआ BLEACH, ब्लीचिंग। तो ब्लीच का मतलब होता है किसी का रंग उड़ा देना। तो पोटेशियम परमैंगनेट जो है स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यह जो है ऊल, कॉटन, सिल्क और अन्य टेक्सटाइल फाइबर के रंग को उड़ाने में, ब्लीचिंग करने में यूज किया जाता है। और यहाँ तक कि डिकलराइजेशन ऑफ द आयल्स, अब आयल के कलर को भी उड़ाने में, डिकलराइजेशन करने में यूज किया जाता है पोटेशियम परमैंगनेट का। अब आइए, इस एक हेडिंग है जो कि दूसरा टॉपिक हमने बताया था शुरू में, कि आखिर पोटेशियम परमैंगनेट में जो परमैंगनेट आयन होता है उसका स्ट्रक्चर क्या है। ये खूब आता है लिखने में शॉर्ट नोट में। तो देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट आयन, इसको आप मन लगा के नोट करिए। ये शॉर्ट नोट में कई बार आ चुका है। मैंगनीज इन मैग्नेट, मैंगनीज इन मैग्नेट, MnO4 माइनस, परमैंगनेट है। मैंगनीज इन परमैंगनेट अंडरगोज, ये परमैंगनेट जो आयन है, ये जो परमैंगनेट आयन है, इसमें जो मैंगनीज है अंडरगोज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें मैंगनीज का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। इस पोटेशियम परमैंगनेट में जो परमैंगनेट आयन है, परमैंगनेट आयन के मैंगनीज में, मैंगनीज जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज है। परमैंगनेट आयन में मैंगनीज sp3 हाइब्रिडाइज्ड है एंड हेंस 4 ऑक्सीजन एटम्स आर अरेंज्ड टेट्राहेड्रली, और चारों ऑक्सीजन एटम टेट्राहेड्रली अरेंज्ड हैं अराउंड द मैंगनीज एटम। देखिए, ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड थे, ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड थे, 3 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड थे, चौथा ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड थे, लेकिन माइनस चार्ज है प्यारे बच्चों, माइनस चार्ज है, क्योंकि यहाँ पर एक सिंगल माइनस चार्ज है ना। तो 3 ऑक्सीजन पर कोई चार्ज नहीं है, 3 ऑक्सीजन न्यूट्रल हैं, चौथा ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज है। ये परमैंगनेट आयन है। स्ट्रक्चर ऑफ परमैंगनेट आयन यही है प्यारे बच्चों, ये टेट्राहेड्रल है। यहाँ का जो मैंगनीज है प्यारे बच्चों sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, जी हाँ। तो अब देखिए, एज इन द केस ऑफ क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट आयंस, Mn इज इन द MnO4+7 ऑक्सीडेशन स्टेट। प्यारे बच्चों, जिस तरह से क्रोमेट आयन, डाइक्रोमेट आयन में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है, उसी तरह से मैंगनीज का परमैंगनेट आयन में +7 ये 7 है, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है विद D0 कॉन्फ़िगरेशन। ध्यान दीजिए, अब बात आ रही है कलर की। D0 का मतलब होता है कि इसमें कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है। अब जब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो DD ट्रांजिशन तो होगा नहीं ना भाई। DD ट्रांजिशन का मतलब क्या? एनर्जी को एब्जॉर्ब करके, जंप करके हायर एनर्जी लेवल में जाए, बट एनर्जी एब्जॉर्ब करने वाले इलेक्ट्रॉन तो हो। तो इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन तो D0 है। तो DD जो यहाँ पर परमैंगनेट आयन में मैंगनीज है, उसके ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है और D0 कॉन्फ़िगरेशन है। तब द डीप पर्पल कलर ऑफ द पोटेशियम परमैंगनेट इज नॉट ड्यू टू DD ट्रांजिशन। आपने पढ़ा होगा जिसका D0 कॉन्फ़िगरेशन होता है उसका कोई कलर नहीं होता है ना। लेकिन और आगे डीप में जाइए, ऐसे ऐसे हैं जैसे कि मैंने क्रोमेट और डाइक्रोमेट आयन की बात किया था, वहाँ भी D0 कॉन्फ़िगरेशन होता था, लेकिन फिर भी वो कलर होता था। तो अब वही चीज़ यहाँ पर भी है, परमैंगनेट आयन में D0 कॉन्फ़िगरेशन है, बाकी ये फिर भी ये कलर लेस नहीं है, कलर है, वो भी पर्पल कलर है, डीप पर्पल कलर है। क्यों यहाँ DD ट्रांजिशन तो हो नहीं रहा है, तो फिर क्या है? तो देखिए,
+7 ऑक्सीडेशन स्टेट with D0 configuration. The deep purple color of potassium permanganate is not due to DD transition. ये डीप पर्पल कलर जो नहीं है वो डीडी ट्रांजिशन के कारण नहीं है, तब किसके कारण है? बट ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम ऑक्सीजन टू मैंगनीज। ये जो ऑक्सीजन पर चार्ज है ना वो ट्रांसफर होता है मैंगनीज पर, ठीक है। रिड्यूसिंग ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn फ्रॉम +7 टू +6। इस तरह से प्यारे बच्चों मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट रिड्यूस कर देता है, +7 से +6 कर देता है मोमेंटरली, क्योंकि ऑक्सीजन का चार्ज ट्रांसफर होता है तो उसके वजह से कलर है, वो उसके वजह से कलर है, नॉट ड्यू टू डी ट्रांजिशन, है ना। तो ये रहा प्यारे बच्चों, आप इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पर चार्ज ट्रांसफर बहुत ज़्यादा इसकी रीजनिंग आती है कि वाई परमैंगनेट आयन इज पर्पल कलर ऑल्दो इट है D0 कॉन्फ़िगरेशन, है ना, गिव रीजन। तो ऐसा करके क्वेश्चन खूब आया है, तो आप इसको नोट कर लो प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया, आप इसको नोट कर लें, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट रीजनिंग टाइप के हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहाँ पर जैसा है उसको आप नोट कर दीजिए। मोहर साल्ट, फेरस सल्फेट NH4 ट्वाइस, SO4 6 H2O, ये मोहर साल्ट का फार्मूला है। कभी कभी मोहर साल्ट का फार्मूला जो एक्सटर्नल एग्जामिनर आता है पूछ लेता है, तो बच्चे मुंह लटका के बैठ जाते हैं। तो प्यारे बच्चों मोहर साल्ट, जिसको फेरस अमोनियम सल्फेट कहते हैं, फेरस अमोनियम सल्फेट हेक्साहाइड्रेट, है ना, ये मोहर साल्ट भी कहा जाता है। तो आप पूरी जानकारी कर लीजिए, इसका नोट कर लीजिए। मोहर साल्ट, फेरस अमोनियम सल्फेट इज यूज्ड एज ए प्राइमरी स्टैंडर्ड इन पोटेशियम परमैंगनेट टाइट्रेशन। तो प्राइमरी स्टैंडर्ड के रूप में पोटेशियम परमैंगनेट के साथ टाइट्रेशन के रूप में यूज किया जाता है। बट FeSO4 7 H2O कैन नॉट बी यूज्ड। लेकिन यहाँ पर जो है पोटेशियम परमैंगनेट के साथ FeSO4 7 H2O का यूज नहीं किया जा सकता। अब आप समझिए, इसी का तो क्वेश्चन है कि फेरस अमोनियम सल्फेट का पोटेशियम परमैंगनेट के साथ टाइट्रेशन में यूज किया जाता है, लेकिन फेरस सल्फेट 7 H2O कैन नॉट बी यूज्ड इन द टाइट्रेशन विथ पोटेशियम परमैंगनेट। क्यों भाई, क्यों? अब रीजन देखिए। दिस इज बिकॉज, इसीलिए कि फेरस सल्फेट FeSO4 7 H2O कंटेन Fe+3 आयन, मतलब फेरिक आयन है। फेरस सल्फेट 7 H2O में फेरिक आयन है, ध्यान दीजिए, ये फेरिक आयन है। एंड ड्यू टू एरियल ऑक्सीडेशन के वजह से इस फेरस सल्फेट में जो आयरन है, आयरन का आयन है वो फेरिक आयन के रूप में है, एरियल ऑक्सीडेशन हो जाने के कारण। लेकिन मोहर साल्ट में कैसा आयन है भाई? बट मोहर साल्ट कंटेन्स ओनली फेरस आयन, ये तो फेरिक आयन है भाई। FeSO4 7 H2O में कंटेन फेरिक आयन Fe+3 फेरिक आयन है। लेकिन मोहर साल्ट में कौन सा आयन है प्यारे बच्चों? फेरस आयन है, Fe+2। देख लीजिए, ध्यान दीजिए। कभी कभी वाइवा देखिए, एक एक पॉइंट अगर पूछ लिया जाए कि फेरस अमोनियम सल्फेट में आयरन का आयन किस रूप में है, फेरस में कि फेरिक में, तो फेरस में Fe+2 में। मोहर साल्ट कंटेन्स ओनली Fe+2 आयन, यानी फेरस आयन। इसीलिए मोहर साल्ट यूज किया जाता है ताकि फेरस कन्वर्ट हो जाए फेरिक में, है ना, और ये नहीं यूज किया जाता है। अच्छा, अब आइए टेस्ट, कुछ टेस्ट हैं। टेस्ट फॉर Fe+2 एंड Fe+3 आयन्स। फेरस आयन और फेरिक आयन का टेस्ट देना है। फेरस आयन और फेरिक आयन का टेस्ट दोनों का करते हैं, ठीक है ना। फेरिक साल्ट्स रिएक्ट विद पोटेशियम फेरोसाइनाइड टू गिव ब्लू प्रेसिपिटेट और कलरेशन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फेरिक फेरोसाइनाइड और प्रूसियन ब्लू। देखिए, अगर ये फेरिक साल्ट है, जो फेरिक साल्ट है, फेरिक वाले साल्ट,
वो पोटेशियम फेरोसाइनाइड से रिएक्शन करके नीले रंग का, ब्लू कलर का प्रेसिपिटेट बनाते हैं। क्यों ऐसा नीले रंग का बनाते हैं? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फेरिक फेरोसाइनाइड या प्रूसियन ब्लू। फेरिक फेरोसाइनाइड के बन जाने की वजह से ये ब्लू कलर का प्रेसिपिटेट बनाते हैं। आखिर फेरिक फेरोसाइनाइड को और क्या कहते हैं? प्रूसियन ब्लू। प्रूसियन ब्लू। आइए देखते हैं रिएक्शन में भाई। देखिए, फेरिक क्लोराइड है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड है, K4FeCN6, 3K4FeCN6, ये पोटेशियम फेरोसाइनाइड है, ये फेरिक क्लोराइड है, FeCl3। अब रिएक्शन हुआ तो क्या बना? Fe4। ध्यान दीजिए, Fe4। अब यहां पर K नहीं रहेगा, K कहां गया आपको दिखाई दे रहा है। 3 4 जा 12, 12 पोटेशियम एटम है, तो Fe4 फिर स्क्वायर ब्रैकेट FeCN6 FeCN6 साइनाइड 6 ब्रैकेट क्लोज 3 थ्राइस और प्लस 12 KCl। अब इसका नाम क्या है? फेरिक फेरोसाइनाइड। फेरिक फेरोसाइनाइड है प्यारे बच्चों, फेरिक फेरोसाइनाइड। तो फेरिक फेरोसाइनाइड होते हैं। अब फेरिक फेरोसाइनाइड क्या होता है? फिर ये, या इसको हम ऐसे कहें कि फेरिक क्लोराइड है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड है। इसी रिएक्शन को हम ऐसे दिखा देते हैं, पोटेशियम फेरिक फेरोसाइनाइड ऐसे भी हो सकता है ना, ऐसे भी हो सकता है। KCl है यहाँ पर, तो चाहे ये लिखें चाहे ये लिखें, यही है प्रूसियन ब्लू, यही प्रूसियन ब्लू है। यहाँ भी लिखा गया KFeCN6 प्लस 3KCl ऐसे भी रिएक्शन होता है। यही पोटेशियम फेरिक फेरोसाइनाइड या प्रूसियन ब्लू, ये रिएक्शन सेम यही है ना। आप चाहे ये याद कर लो चाहे ये, है ना, दोनों नोट कर लीजिए। सबसे अच्छा यही है, फेरिक फेरोसाइनाइड या प्रूसियन ब्लू। ठीक है, इसी की वजह से हो जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों। इस तरह से टेस्ट हो जाता है, टेस्ट। यहाँ पे फेरिक बन गया, यहाँ पर फेरिक बन गया, यहाँ पर फेरस है, यहाँ पर फेरस आयन है, यहाँ पर फेरिक बन गया, प्रूसियन ब्लू बन गया। प्रूसियन ब्लू बन जाने का मतलब होता है कि फेरिक आयन उसमें है। आप नोट कर लीजिए इसे, बहुत बढ़िया। अगला पॉइंट देखिए, टेस्ट फॉर Fe3+ आयन, यानी फेरिक आयन का टेस्ट। फेरिक आयन का टेस्ट केवल फेरिक आयन का टेस्ट है। फेरिक आयंस रिएक्ट विद अमोनियम और पोटेशियम सल्फोसाइनाइड। फेरिक आयन जो है अमोनियम या पोटेशियम सल्फोसाइनाइड्स, या इसी को हम कहते हैं थायोसाइनेट, आल्सो कॉल्ड थायोसाइनेट से रिएक्शन करके क्या देते हैं? टू गिव ब्लड रेड कलरेशन। ब्लड की तरह लाल एकदम कलर देता है, यानी ब्लड की तरह एकदम लाल कलर देता है, जैसे रक्त होता है, रक्त खून की तरह लाल कलर देता है। टू गिव ब्लड रेड कलरेशन, किसके साथ रिएक्ट करके भाई? अमोनियम या पोटेशियम सल्फोसाइनाइड, या अमोनियम सल्फोसाइनाइड या पोटेशियम सल्फोसाइनाइड से रिएक्ट करके ब्लड की तरह लाल रंग का कलर देता है। ऐसा क्यों भाई? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फेरिक सल्फोसाइनाइड। फेरिक सल्फो आ गया, फेरिक ना, क्योंकि फेरिक बना है, फेरिक सल्फोसाइनाइड या थायोसाइनेट की बन जाने की वजह से होता है। अब देखिए रिएक्शन जरा सा, फेरिक क्लोराइड है, FeCl3 है, 3KCNS पोटेशियम सल्फोसाइनाइड है प्यारे बच्चों, पोटेशियम सल्फोसाइनाइड है। अच्छा, अब क्या है यहाँ पे? फेरिक थायोसाइनेट है, FeCNS ब्रैकेट में ये है Fe, फिर ब्रैकेट में CNS थ्राइस, फिर प्लस 3KCl, तो फेरिक थायोसाइनेट जिसका कलर है ब्लड रेड, इसी का ब्लड रेड कलर है। फेरिक थायोसाइनेट का कलर कैसा है? खून की तरह लाल, रक्त की तरह लाल, ब्लड रेड कलर है ये। तो ये है। अगला है द स्पेसीज CuCl4 पर -2
एग्जिस्ट, ये CuCl4 टेट्राक्लोराइडो क्यूपरेट है ना, ये एग्जिस्ट होता है। CuCl4-2 ये एग्जिस्ट होता है, देख रहे हैं ना, ये कॉम्प्लेक्स आयन एग्जिस्ट होता है। बट CuI4-2 डज नॉट एग्जिस्ट। व्हाई, ये क्वेश्चन है। देखिए, स्पेसीज CuCl4-2 एग्जिस्ट होता है बट CuI4-2 डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों? अब इसका एरो बनाकर आंसर दिया जा रहा है। बिकॉज द रीजन बीइंग दैट आयोडाइड आयन I- आयोडाइड आयन बीइंग अ स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट। आयोडाइड आयन एक स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट है भाई, मतलब आसानी से बड़ी तेजी से दूसरे को रिड्यूस कर देगा, यानी इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। तब जब रिड्यूसिंग एजेंट है तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। देन क्लोराइड आयन, यानी आयोडाइड आयन एक स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट है क्लोराइड आयन से, ये बात है। तब क्या करता है ये, रिड्यूसेज क्यूप्रिक आयन Cu+2, क्यूप्रिक आयन 2 क्यूपरस आयन। ये आयोडाइड आयन क्या करता है, क्यूप्रिक आयन को क्यूपरस आयन में रिड्यूस कर देता है। एज ए रिजल्ट CuI2 इज कन्वर्टेड इनटू Cui। जब रिड्यूस कर देता है प्यारे बच्चों तो CuI2 जो है कन्वर्ट हो जाता है Cui में, एंड हेंस CuI4-2 डज नॉट एग्जिस्ट। बस यही रीजन आप समझ लिया ना कि जो आयोडाइड आयन है क्लोराइड आयन से बहुत ज्यादा खतरनाक रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट है। लेकिन क्लोराइड आयन आयोडाइड आयन से कम रिड्यूसिंग एजेंट है, वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। अब यही इसी स्ट्रांग के रिड्यूसिंग एजेंट के होने के कारण ये जो आयोडाइड आयन जो है ये बदल देता है क्यूपरिक आयन को क्यूपरस आयन में, और जिससे हो जाता है कि CuI2 बदल करके Cui में हो जाता है। तो कैसे एग्जिस्ट होगा भाई, इसीलिए CuI4-2 एग्जिस्ट नहीं होता है, एंड हेंस CuI4-2 डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। आपका आंसर फाइनल हुआ यहाँ पर। पांचवा पॉइंट, लाइक आयोडाइड आयन साइनाइड आयन्स आल्सो एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। आयोडाइड आयन की तरह साइनाइड आयन भी रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। तब क्या होगा भाई, जिस तरह से आयोडाइड आयन रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है साइनाइड आयन भी रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। तो होता क्या है कि व्हेन पोटेशियम साइनाइड इज एडेड टू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, साइनाइड आयन्स फर्स्ट रिड्यूस क्यूप्रिक आयन टू क्यूपरस आयन। जब जो है पोटेशियम साइनाइड को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में हम मिलाते हैं तो साइनाइड आयन का क्या काम करता है कि क्यूप्रिक आयन को सबसे पहले क्यूपरस आयन में रिड्यूस कर देता है, व्हिच देन कंबाइंस विद साइनाइड आयन। अब इसके बाद तब फिर साइनाइड आयन से कंबाइन करेगा टू फॉर्म इनसॉल्युबल क्यूपरस साइनाइड, इनसॉल्युबल क्यूपरस साइनाइड, क्यूपरस साइनाइड बन जाता है, इनसॉल्युबल क्यूपरस साइनाइड बन जाता है, व्हिच सब्सिक्वेंटली डिजॉल्व इन एक्सेस ऑफ पोटेशियम साइनाइड, जो कि पोटेशियम साइनाइड की अधिकता में तुरंत घुल जाता है, तुरंत घुल जाता है। कौन? क्यूपरस साइनाइड, क्यूपरस साइनाइड घुल जाता है इसके अधिकता में, एक्सेस ऑफ पोटेशियम साइनाइड की अधिकता में घुल जाता है। तो घुल कर देता क्या है, घुल कर देता क्या है, टू गिव द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। आप इसको पहले नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों, आप इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ें। आप इसको नोट कर लें पॉइंट, बहुत बढ़िया। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स आएगा। अब अगले पॉइंट में क्या है, टू गिव द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स पोटेशियम टेट्रासाइनोक्यूपरेट। क्या देता है भाई, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देता है घुल करके क्या देता है, पोटेशियम टेट्रासाइनोक्यूपरेट देता है। अब आप रिएक्शन देखिए पहले, रिएक्शन ये क्यूपरिक आयन है 2Cu+2, साइनाइड आयन है, फिर 2Cu+1 है, ध्यान दीजिए, और Cn2 बन गया साइनोजेन, साइनोजेन बन गया। ध्यान दीजिए, साइनोजेन का फार्मूला बहुत बढ़िया है, साइनोजेन आप नोट कर लीजिए, साइनोजेन का फार्मूला खूब पूछा जाता है वाइवा में। ये देखो, ठीक है, क्यूप्रिक से क्यूपरस बन गया। अब क्यूपरस फिर साइनाइड आयन से रिकम्बाइन कर रहा है,
फिर कंबाइन कर जा रहा है तो Cu क्यूप्रस साइनाइड बन जाता है, क्यूप्रस साइनाइड का प्रेसिपिटेट बन जाता है। अब क्यूप्रस साइनाइड पोटेशियम साइनाइड में क्या हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है, पोटेशियम टेट्रासाइनो क्यूपरेट कॉम्प्लेक्स बनाता है, जो कि अभी आपने पढ़ा है। देखिए K3CuCN4 पोटेशियम टेट्रासाइनो क्यूपरेट जो कि सालबुल कॉम्प्लेक्स है, सालबुल कॉम्प्लेक्स है। फिर से क्यूप्रिक आयन साइनाइड आयन से मिल करके जो है साइनाइड आयन इसको रिड्यूस कर देता है क्यूप्रस आयन में, साइनोजन बनता है। अब क्यूप्रस आयन फिर साइनाइड आयन से कंबाइन करेगा तो कॉपर साइनाइड बनाएगा, यानी क्यूप्रस साइनाइड बनाएगा। क्यूप्रस साइनाइड डिजॉल्व हो जाता है पोटेशियम साइनाइड की अधिकता में, और डिजॉल्व होकर के एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, सालबुल कॉम्प्लेक्स बनाता है, जिसका नाम है पोटेशियम टेट्रासाइनो क्यूपरेट 1, जिसमें कॉपर का जो है ऑक्सीडेशन नंबर +1 है। तो K3CuCN4, K3Cu ब्रैकेट में CN4 ब्रैकेट क्लोज। अच्छा, अगली पॉइंट क्या है, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट वॉल्केनो एक्सपेरिमेंट। प्यारे बच्चों, जब अमोनियम डाइक्रोमेट डिकम्पोज करता है तो वह वॉल्केनो की तरह बन जाता है। वॉल्केनो आप जानते हैं, ज्वालामुखी जिसे कहते हैं, ज्वालामुखी हिंदी में, जिसे ज्वालामुखी बन जाता है। तो जब पोटेशियम डाइक्रोमेट अमोनियम डाइक्रोमेट का डिकम्पोजिशन होता है तो कुछ वॉल्केनो की तरह हमको देखने को मिलता है, और उसको हम वॉल्केनो एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, वॉल्केनो एक्सपेरिमेंट कहते हैं। प्यारे बच्चों देखिए, बड़ा मज़ेदार है। फिर अमोनियम डाइक्रोमेट इज हीटेड, जब अमोनियम डाइक्रोमेट को हम हीट करते हैं, अमोनियम डाइक्रोमेट यहाँ पर लिखा हुआ है, अमोनियम डाइक्रोमेट। प्यारे बच्चों, अमोनियम डाइक्रोमेट को जब हम हीट करते हैं तो क्या बनेगा, अमोनियम डाइक्रोमेट, ये लिखा हुआ है अमोनियम डाइक्रोमेट। देखिए अमोनियम ये है डाइक्रोमेट, अमोनियम डाइक्रोमेट है ना। तो अब आपको बताई क्या जा रही है बात कि व्हेन अमोनियम डाइक्रोमेट इज हीटेड स्लाइटली, धीरे धीरे गर्म किया जाता है तो क्या होता है, इट डिकम्पोजेज, ये डिकम्पोज कर जाता है टू फॉर्म Cr2O3 ग्रीन सॉलिड, हरे रंग का सॉलिड बन जाता है, हरे रंग का प्यारा सा हरा कलर। Cr2O7 क्रोमियम ट्राइऑक्साइड ग्रीन रंग का सॉलिड बन जाता है, जी हाँ। और साथ में क्या बनता है, नाइट्रोजन एंड H2O वाटर। वंस वंस इनिशिएटेड, एक बार जब ये शुरू हो जाता है तो ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड, काफ़ी हीट बनती है। एक बार इसको हम गर्म कर देते हैं तो प्रक्रिया इनिशिएट हो जाती है, बहुत ज़्यादा हीट निकलती है। एंड द डिकम्पोजिशन कंटेन्स एट हाई स्पीड, और ये डिकम्पोजिशन कंटिन्यूज, यह डिकम्पोजिशन कंटिन्यूज चलती है हाई स्पीड तक, हाई स्पीड पर चलती है। और जो है एक वॉल्केनो की तरह, वॉल्केनो का रूप ले लेता है। देखिए अमोनियम डाइक्रोमेट है, NH4 ट्वाइस Cr2O7, अमोनियम डाइक्रोमेट है, Cr2O3 N2H2O, ये देखिए ग्रीन सॉलिड बन गया, Cr2O3 क्रोमियम ट्राइऑक्साइड ग्रीन सॉलिड बन गया, और नाइट्रोजन गैस बन गया, वाटर हो गया। अब ग्रीन सॉलिड क्या करता है, ग्रीन सॉलिड द लार्ज वॉल्यूम ऑफ N2 एंड H2O वेपर ब्लो द ग्रीन Cr2O3 इनटू द एयर। देखिए ये जो नाइट्रोजन का वॉल्यूम है और वाटर वेपर का वॉल्यूम है, जो ग्रीन सॉलिड को, जो कि सॉलिड है, उसको एयर में उड़ा ले जाता है। ये नाइट्रोजन गैस अपने साथ, वाटर वेपर अपने साथ, ये जो ग्रीन सॉलिड, चूँकि सॉलिड है, ये तो वेपर बन गया, भी गैस बन गया तो सॉलिड में रह जाता है, इसको अपने साथ हवा में उड़ा लेता है, हवा में उड़ा ले जाता है। ब्लो वेपर ब्लो द ग्रीन Cr2O3 इनटू द एयर, एयर में, एंड इट लुक्स लाइक ए वॉल्केनो, और वॉल्केनो की तरह प्यारा सा नज़ारा दिखता है, वॉल्केनो की तरह। कभी आप अपने घरों में करिएगा संभाल के, लेकिन जो है परमिशन ले करके। NH4 ट्वाइस Cr2O7 कैसा जो है बनता है, हरे हरे कलर का। तो प्यारे बच्चों इसको आप नोट कर लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया, वेरी गुड।